करने वाला है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये मिला नहीं है, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बाय धनंजय सर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका मित्र धनंजय सर। और आप देख रहे हैं सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सबसे भरोसेमंद और आसान क्लासेस। दोस्तों, बाल विकास ऐसी विषय है जो हर टीचर एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो सीटेट सीडीपी के लिए एक रीढ़ साबित होती है। और अगर आप इस तरीका से समझ लिया जाए कि इस चैप्टर से 5 से 10 नंबर आपके लिए पक्के हो सकते हैं। आप सभी की सुविधा के लिए इस पूरे टॉपिक पर कॉन्सेप्ट नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार रखा है। जो बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह पीडीएफ बहुत ही उपयोगी होगा। पीडीएफ लेने के लिए जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया नंबर 7739782998 पर आप मैसेज करें, वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अब शिक्षक बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण क्लास आपसे छूट नहीं सके। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, जो जीन पियाजे से संबंधित है। यहाँ से हर साल, हर बार, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। हर एग्जाम में, अभी तक जितने भी एग्जाम हुई है, हर एग्जाम में जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है और देखने को मिलता ही है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पक्का है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर है जो सीटेट से संबंधित है, जो सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक सरकारी परीक्षा से पूछे गए प्रश्न पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है कि पहले प्रश्न को ध्यान से सुनिए और अपने मन में उत्तर सोचिए और फिर हम उससे उत्तर की थ्योरी के डिटेल से साथ मैंने की एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं सीटेट के जीन पियाजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, लेकिन पहले हम लोग इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे जो थ्योरी क्या है, आखिर जीन पियाजे से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सीटेट उठाकर क्वेश्चन पूछता है। तो सारा चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे और हर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनती है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जीन पियाजे से अगर आप आज का अगर क्लास कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम आवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। आप आराम से जितने भी क्वेश्चन है सबको आप टेकअप कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए मैं आज इस कॉन्सेप्ट को मैं प्रारंभ करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ कि जीन पियाजे से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलते जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दी गई है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एक यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किनके द्वारा दी गई है, तो इसका सटीक जवाब जीन पियाजे होंगे। तो हम इसमें हर टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितने रूपों में पूछा गया है। तो पहले हम लोग चलेंगे कि जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था, इनके बारे में इनको किस नाम से जाना जाता है। तो हर किसी एग्जाम में तो खैर नहीं पूछी जाती, लेकिन कुछ कुछ एग्जामों में पूछी गई है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड।
पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मेंसुरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ये जीन पियाजे के कहना में क्या था कि जीन पियाजे ने जब शोध करके देख रहे थे, बच्चों पर जब एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने बताया क्या बताया कि जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते हैं, यानी बायोलॉजिकल मेंसुरेशन, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो उनके अनुसार वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ऑटोमेटिक बच्चे लोग बना लेते हैं। ये जीन पियाजे का कहना था। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये जो आपको दिया गया सक्रिय ज्ञान निर्माता, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सक्रिय ज्ञान का निर्माता किसने, कौन से वैज्ञानिक ने तर्कपूर्वक समझाया? तो याद रखिए जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जीन पियाजे ने क्या बताया कि जीन पियाजे ने यह बताया कि सक्रिय ज्ञान निर्माता बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता, खुद से ज्ञान को अर्जन करने का प्रयास करते हैं। उन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहा जाता है बच्चे को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी? बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी? तो जीन पियाजे। आज जीन पियाजे के हर कॉन्सेप्ट को हम लेकर आए हैं कि जहाँ जहाँ से एग्जाम और क्वेश्चन उठाकर पूछता है, वो कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ से ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। जीन पियाजे से जितने भी प्रश्न आएंगे एग्जाम आवर में, आपसे एक भी प्रश्न छूटने नहीं जा रहा है। अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि जीन पियाजे से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे छूट नहीं पाएगा। जहां जहां से क्वेश्चन बनते उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग एडल्ट के प्रकार टाइप्स को अलग अलग होती है, न कि क्वांटिटी में। मैंने पियाजे ने ये भी कहा कि पियाजे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बच्चे में थिंकिंग एडल्ट मैंने हमेशा उससे बढ़ते रहते हैं, यानी कि वो जैसे जैसे बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे उनकी माइंड में थिंकिंग जो है से बढ़ते रहते हैं, उसकी प्रकार हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये जीन पियाजे के द्वारा कहा जाता है। यानी आपसे पूछेगा कि थिंकिंग एडल्ट की प्रवृत्ति बच्चों के प्रकार किस प्रकार से दिखाई जाती है, तो किनके द्वारा दी जाती है? तो जीन पियाजे के द्वारा। अब हम इससे और आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं कि अनुकूलन। हाँ, ये अनुकूलन यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम हर प्रकार से क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट करके लाए भी हैं, यानी कि जैसे ही अब डिस्कशन खत्म होगी, क्लास खत्म होगी, तो उसके अंत में फिर क्वेश्चन लेकर आए हैं। उस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, टिक करने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। तो अनुकूलन, आखिर अनुकूलन है क्या? एडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया की होती है। मैंने अनुकूलन क्या होता है कि वातावरण के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेना, खुद को ढाल लेना, एडेप्टेशन कहलाता है। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि अनुकूलन है क्या, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, ये ऑप्शन रहेगा। तो उस ऑप्शन में हम लोग समझने का प्रयास करें कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। समझे, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाते हैं। ये दो प्रकार के अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं। अनुकूलन दो प्रकार के कैसे कैसे होते हैं, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अनुकूलन दो प्रकार के कौन कौन होता है? तो आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है, यानी एसिमिलेशन कहलाता है।
तो ये चीज को याद, यानी क्या क्या, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, यानी पहले वाले जो ज्ञान था उस ज्ञान को हम नए ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर बच्चा है तो बच्चा को पहले जानेंगे कि ये कुत्ता है, तो ये देखा है कुत्ता किस प्रकार से, जैसे काला कुत्ता को देखिए तो समझ आए कि जितने जगह काला कुत्ता देख रहा है, तो जितने ब्लैक डॉग को देख रहा हो तो समझेगा ये तो कुत्ता है, ये भौंकता है, कुत्ता की जो प्रवृत्ति उस प्रवृत्ति के बारे में बताएगा। वो माने जितने भी गांव देहात में रहता है तो सब ब्लैक कुत्ता को ही देखता है, तो समझ आता है कि कुत्ता है, कुत्ता की प्रवृत्ति है तो कुत्ता है, कुत्ता का भौंकना ये सब काम है। जैसे भौंकेगा तो समझे कि कुत्ता भौंक रहा है, वो देख भी रहा है तो कुत्ता को समझ आएगा, उसके माइंड में थिंकिंग होगा कि हमारा एक कुत्ता है। अब जैसे अगर वो कुत्ता के अगर दूसरा कलर के कुत्ता ले आया जाए, जैसे व्हाइट कलर का कुत्ता हो, अलग अलग झबरा कुत्ता हो, तो उस कुत्ता को अगर देखने का प्रयास करेगा तो समझ आए कि ये अलग चीज है। तो पहले वाली जो उसको ज्ञान था कि ब्लैक कलर का भी कुत्ता होता है, अभी इस प्रकार के भी जो वैसे ही बोल रहा है तो समझ जाए कि अरे ये तो भी कुत्ता ही है। तो पहले वाला ज्ञान में एक नए तरीका से ज्ञान को जोड़े लेना ही आत्मसातकरण, एसिमिलेशन कहलाता है। समझ में आया? यानी पहले वाले ज्ञान में नए, मैंने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, यानी पहले वाला ज्ञान जो था उसमें एक नए प्रकार के ज्ञान को जोड़ा। यानी कि पहले वाला जो कुत्ता ब्लैक कलर के था, तो जैसे ही शहर में आया तो कलर कलर मैंने कलरफुल कुत्ते, यानी कि अलग अलग कलर के, जैसे व्हाइट हो गया, ब्राउन हो गया, अलग अलग प्रकार के झबरे कुत्ते आ जाते, तो उसको भी वो समझने का प्रयास करे कि ये भी कुत्ता ही है। तो पहले भी उसको मालूम था कुत्ता क्या है, अब ये भी जैसे शहर में आया तो उस कुत्ता को भी देख के कहा कि नहीं ये भी कुत्ता है। जैसे देखिए बगल बगल में दिया हुआ है डायग्राम के रूप में, एक ब्लैक कलर का कुत्ता है, फिर एक व्हाइट कलर का कुत्ता है, ये दोनों को समझने का प्रयास करेगा। तो पहले ही वाला ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने का प्रयास करेगा तो इसको आत्मसातकरण कहलाता है। अब समायोजन, ऑक्यूमेडेशन, यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण, यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वाताव वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। समायोजन क्या होता है कि पहले वाला जो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को बैठाकर तालमेल पूरा करना ही समायोजन कहलाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर मान के चलते वो देख रहा है बिल्ली, तो बिल्ली को देखिएगा तो बिल्ली को भी देखने के बाद बोलेगा यार इसको भी 4 पैर है, इसको भी 2 काने हैं, हर चीज सारा चीज देखेगा, मुझ देखेगा तो सारा चीज देखकर समझने का प्रयास करके ये भी तो कहीं कुत्ता तो नहीं है, लेकिन वो प्रयास करेगा समझने का, लेकिन उसी में हल्का सा एक और वो उसी वातावरण के अनुसार ढल कर वो समझ कि नहीं नहीं ये तो म्याऊं म्याऊं, इसकी आवाज कुछ अलग है, मैंने इसकी जो आवाज है ये बिल्कुल डिफरेंट है, कुत्ते की तरह आवाज नहीं है। तो उसकी माइंड में कंसेप्ट आएगा, उस चीज को समझने का प्रयास करे कि नहीं नहीं इसी प्रकार की जाति में है, लेकिन हम इस चीज को बिल्ली कहेंगे, कैट कहेंगे, ये चीज को समायोजित कर लेता हो, तो इसी को समायोजन कहा जाता है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साम्य धारणा संतुलन, इक्विलिब्रेशन, इसमें इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम रखता है। वो हमेशा प्रयास करता है कि इस दोनों के बीच में संतुलन कायम रखता है। जैसे एक कुत्ता है, बिल्ली है, ये दोनों के बीच में मतभेद करने के लिए खुद जान जाएगा वो, और समझ जाएगा कि हाँ ये कुत्ता है ये बिल्ली है, ये चीज को वो समझ सकता है। अस्कीमा, अब यहाँ पर आता है कि अस्कीमा क्या होती है। मानव के दिमाग में जो चीज पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाते हैं, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु को स्कीमा प्रवृत्ति की प्रक्रिया जन्मजात होती है। यानी कि देखिए कहने का अर्थ ये स्कीमा होता है कि जो सबसे पहले जो भी चीज आपको दिखाई दिया तो उसका फिगर ऑलरेडी आपकी माइंड में बन गया, वो चीज के बारे में आप जान रहे हैं, तो वही आपका स्कीमा है। मानव के दिमाग में जो चीज पहले से स्टोर होती है, यानी कि पहले से छप जाती है, जैसे आप पहले कुत्ता देख लिए, बिलाई देख ली, जो भी चीज पहले दिखाई दे तो उसकी एक आकृति आपके दिमागों में छप जाती है, और फिर उसी को बार बार रिपीट करना, देखना, समझना, उसी को स्कीमा कहा जाता है।
अब कहता है कि स्कीमा प्रतीक धारणा बनता है तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु को स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात यानी पहले से ही होती है। जैसे किसी भी चीज को देख लिया तो स्कीमा यानी उसकी माइंड में फिक्स हो जाना, उसकी माइंड में बैठ जाना। किसी भी वस्तु की आकृति हो या किसी वस्तु की घटना को समझने की बात हो या कोई भी वैसी चीज जो उसकी माइंड में एडजस्टमेंट यानी ऑलरेडी पहले से ही बैठा हुआ है तो उसी को कहते हैं स्कीमा। अब चलते संगठन। अब संगठन चलते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस यानी पियाजे के सिद्धांत में वैज्ञान संज्ञानात्मक प्रवृत्ति के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित पुनर्व्यवस्थित करना इसे स्कीमा से जुड़ने की संगठना कहलाती है। अब देखिए कहने का अर्थ क्या हुआ कि पहले उसके मन में जो भी माइंड में जो भी चीज छपी हुई है, जो भी जिस किसी वस्तु की आकृति उसके माइंड में छपी हुई है, अब नए चीज को उसके साथ और सम्मिलित करना यानी जांचना देखना, उसकी माइंड में बिठाना, इसी चीज को हम लोग संगठन कहना है। यानी स्कीमा में एक नए तरीका से बदलाव करना यानी कोई नए चीज को जोड़ना ही संगठन कहलाता है। यानी पहले की जो बात थी और दूसरी और उस बात को समझ लिए तो उसी को हम लोग संगठन कहते हैं। जैसे कि मैं बात बता दी है कि जैसे एक कुत्ता है, एक अलग प्रकार के और कुत्ता आ गया तो वो पहले वाले जो उसकी माइंड में स्कीमा बना हुआ था कि ब्लैक कलर की कुत्ता होती, अब एक व्हाइट कलर की कुत्ता हो गया तो वो दोनों के बीच में एक संगठन को जोड़ दिया गया, स्कीमाओं को ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, उसी को हम लोग संगठन कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उस चीज पर हम लोग डिस्कस करते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। अब यहाँ पे देखिए जीन पियाजे के द्वारा ये बताई गई है कि बच्चे की जो स्तर है से अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से डेवलपमेंट होता है यानी वृद्धि होता है। तो फर्स्ट स्टेज में जब होता है तो उसको कैसा परिवर्तन होता है इसके बारे में जीन पियाजे ने बताया। वो 4 अवस्थाएं बताएं। क्या क्या बताया? फर्स्ट में संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। मैंने सेंसरी का कहने का मतलब सेंस से समझना। अगर आपसे पूछेगा कि सेंसरी मोटर स्टेज कितने से कितने वर्ष तक होते हैं तो याद रखिएगा 0 से 2 वर्ष। सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोला जाता है 0 से 2 वर्ष तक, जिसको संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। संवेदन करके समझना। अब इसमें क्या क्या चीज घटनाएं होती है इस चीज को समझा जा सकता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से सीखता है, मैंने देख कर सीखता है। जैसे हो सकता है कोई व्यक्ति रो रहा है तो भी देख कर रोना प्रारंभ कर देगा, हंस रहा है तो देख के हंसना प्रारंभ करेगा। ऐसी अवस्था यानी कि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से भी देख के, जैसे अगर किसी चीज को छू कर देख सकता है, पकड़ सकता है, ये चीज को करने की प्रवृत्ति होती है। कौन सी अवस्था में? तो सेंसरी मोटर स्टेज में। इसमें वस्तु स्थायित्व, है ना, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाती है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेती है। अब यहाँ कहने का मकसद क्या हुआ? वस्तु स्थायित्व की गुण उसमें आ जाता है। किसमें? 0 से 2 वर्ष के ही बीच में। अब इसमें मान चलिए बच्चे के प्रति अगर कोई भी चीज को आप छिपा देते हैं तो छिपाने के बाद उसकी माइंड में प्रवृत्ति बन गई कि देख लिया आपको कि ये चीज जो गेंद है, गेंद को कहाँ छिपाई गई है, तो हमेशा गेंद को उसकी माइंड में स्कीमा बन चुका है, उसके बारे में खोजने का प्रयास करेगा। तो आप जिधर भी लुका दिए तो खोजने ढूंढने का प्रयास करेगा और ढूंढ कर वो निकाल सकता है। अगर बाय द वे आपकी चाबी कहीं जा रहे हैं और चाबी बाय द वे गिर गई, वो बच्चा उस चीज चाबी को देख लिया है, तो आपको याद हो या ना हो लेकिन बच्चे के दिमाग में इस चीज को छवि बन जाती है, स्कीमा में एडजस्टमेंट हो जाती है, तुरंत आपको चाबी के बारे में खोज के बता देगी चाबी आपको यहाँ रखा हुआ है। यही होता है वस्तु स्थायित्व का गुण। ये कब होती है? तो 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच में ये सब गुण आ जाता है।
वस्तु स्थायित्व आपसे क्वेश्चन करेगा कि वस्तु स्थायित्व की गुण कितने से कितने वर्ष के बीच आ जाती है। तो याद रखिएगा इसको कौन सी किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत। याद रखिएगा सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत ही वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। यानी इस अवस्था में क्या होती है कि बच्चे यानी किसी भी छिपी हुई चीजों को खोजकर बाहर निकाल देते हैं। यानी ऐसा गुण उनमें पाया जाता है, अगर आप लुका भी दीजिएगा तो उसको खोज के निकालने की प्रवृत्ति आ जाता है बच्चों में। जब हम समझ गए कि सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या होती है। सेंसरी मोटर स्टेज का एज कितना होता है, तो 0 से 2 वर्ष तक। जैसे बच्चा जन्म लिया वहां से 2 वर्ष तक ही ये होता है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है बच्चे लोग। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो जीन पियाजे का जो सेकेंड स्तर जो बताई गई थी, तो उस चीज में हम आप लोग को बताया। और देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट हम उसको एक कलरफुल इमेज के साथ हम बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कि इस चीज को आप समझ सकते हैं कि हाँ सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत क्या क्या चीज होते हैं। आगे चलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, तो 2 से 7 वर्ष तक के बीच में जो दिया गया है, उस क्रम में भी क्या होता है, यानी कि यह क्रिया करने से पहले की ये अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाली चीज को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज को देख सकता है, समझ सकता है कि हाँ वो चीज रखा हुआ है, लेकिन उसके बारे में कोई वैसा गुण बता नहीं सकता है कि क्या है क्या नहीं चीज है। आखिर इसके बारे में कैसे नहीं बता सकता, ये चीज को मैं बता सकता हूँ समझने के क्रम में, कि इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों सिंबल या यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि उसके मन में एक थिंकिंग हो जाता है, एक थिंकिंग डेवलपमेंट होती है, जिसके कारण अगर उसके मन में एक छवि बनी हुई है, स्कीमा ऑलरेडी बना हुआ है बच्चे के मन में, सेंसरी मोटर स्टेज से ही उसकी बन जाती है छवि, क्या 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 है क्या नहीं है। अब यहाँ तक जैसे ही 2 से 7 वर्ष की उम्र में जब आ जाता है बच्चा, तो उसमें यह पहचान करने का प्रयास करता है कि बच्चे के अगर साइकिल जैसी वर्ड दीजिएगा, तो साइकिल को कभी देखा है उन्होंने, और साइकिल देखने के क्रम में जब उसके माइंड में एक छवि बन जाती कि साइकिल इस क्रम का होता है, ऐसा होता है साइकिल, साइकिल में 2 पहिए होते हैं, हैंडल, सारा चीज को माइंड में छवि बन जाता है, तो वो ये चीज को समझ, ये सिंबल को समझ जाता है कि हाँ ये साइकिल कहा जा रहा है। ये कब होती है, तो 2 से 7 वर्ष की उम्र में। इस स्टेज में लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, गोल्डन डायरेक्शंस बिहेवियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्डन डायरेक्टेड है ना, डायरेक्टेड बिहेवियर किस अवस्था में आती है, तो याद रखिएगा, बताइएगा पुरुष संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी इसको 2 से 7 वर्ष की उम्र में कहा जाता है। तो गोल्डन डायरेक्टेड बिहेवियर का गुण कब आ जाता है, तो गोल्डन टाइम, इसको गोल्डन टाइम भी कहा जाता है। ये गोल्डन टाइम से आप याद रखिएगा, गोल्डन डायरेक्टेड बिहेवियर ये कौन सी अवस्था में आती है, तो 2 से 7 वर्ष की उम्र में, है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको बोला जाता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में अभी देखिए यहाँ पे जब गोल्डन डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है, तो फर्स्ट में क्या होता है, जीववाद, एनिज्म, जिसको जीववाद कहा जाता है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं की अंतर नहीं कर पाता, वो जान जाता है कि सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु में क्या अंतर है उसे पता नहीं है, लेकिन हाँ उसकी मन में ये छवि बन जाती है कि जैसे घोड़ा है, टुक टुक घोड़ा चल मेरे, टुक टुक घोड़ा चल मेरे, यानी कि एक लकड़ी को ले लेगा, उसको घोड़ा समझ लेगा कि चलो उसको लेकर चलना स्टार्ट कर देगा। अब एक घोड़ा के अगर छवि बना के उसको खेलना स्टार्ट करके, बोल मेरा घोड़ा टुक टुक टुक, इस तरीका से बोलना प्रारंभ कर देगा वो। ये कौन से स्टेज में आ जाता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 7 वर्ष की उम्र में। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीववाद है ना, एनिज्म
की अवस्था कौन सी अवस्था में आती है, कौन सी क्रियात्मक अवस्था में आती है? तो याद रखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है जीवात का गुण। जीवात की गुण कौन सी अवस्था में आता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अहं केंद्रित ईगो सिस्टम, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। बच्चा के मन में ये रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ सबके सब सत्य है, सब सही है। उसे ये गलत और सही का क्रम को पहचानने में कठिनाई उत्पन्न होती है, वो पहचान नहीं कर पाता है। वो जो कर रहा है वो सही है, कहे कि ये बिल्ली उड़ेगी तो उड़ेगी, उसके मन में बना हुआ कि बिल्ली उड़ने वाला है तो उड़ने वाला है, वो सत्य को सत्य समझेगा। वो सोचेगा कि सूर्य मैंने चमकता है तो चमकता है, मैंने कि वो जो कह दिया तो वही समझ लीजिए कि सत्य हो। वो अपने आप पर केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वो बोल रहा है वो सबके सब सत्य है, तो आपको मानना ही होगा कि वो सत्य की सत्य है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि जीवात्म कौन सी स्टेज में आती है? तो याद रखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मैंने प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। अहं केंद्री कहाँ आता है? ईगोसेंट्रिज्म किस में अवस्था में आती है? तो वही बताइएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये दो चीज याद रखिएगा। अलपलटावी, अपलटावी का गुण, इसमें भी देखिए बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलट पलट करना सीखता है। अब इसमें जानने का प्रयास करता है कि उलट पलट करने का, सीखने का प्रयास करता हो। वो ये जानता नहीं है कि हाँ ये चीज क्या है। जैसे आप बोलिएगा 4 + 6 = 10, तो पूछ दीजिएगा उलट के कि 6 + 4 = कितना होगा, तो नहीं बता पाएगा। ये गुण भी आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आता है। अब पलटावी का गुण कौन सी स्टेज में आती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब पलटावी का गुण कौन सी स्टेज में आती है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ये चीज को समझिएगा। ये जितने मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सब के सब इम्पोर्टेंट है, यहीं से एग्जाम आवर में क्वेश्चन पूछता है। और लास्ट में हम एक सीरीज लेकर आए हैं जो जो एग्जाम आवर में पूछी गई है और किस तरह के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा चीज में लेके आया हूँ। अंत में आपको मिलेंगे। तो अतः शुरू से अंत तक वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा और जो भी चीज़ उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास कीजिए सर ये चीज़ टॉपिक हमको समझ में नहीं आ पा रही है। अहं केंद्रित हो गया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। अब पलटावी का भी गुण समझ में आ गया, यानी कि 2 + 4 4 + 6 = 10 होगी। लेकिन अगर उसको 10 लाने के लिए बोलिए कि वो 8 + 2 करके देखो तो नहीं बता पाएगा। उलट के क्वेश्चन पूछिए तो नहीं बता पाएगा। चलिए, मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता, ये किस चीज स्टेज में आती है? तो इसको सेकेंड स्टेज बोला जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये सब जितने में मैं गुण बता रहा हूँ सब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के गुण है, यानी कि 2 से 7 वर्ष की उम्र तक के बीच में ये सब सारी घटनाएं घटती है। तब यहाँ पर आता है कि मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारित की योजना आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। ये नहीं समझ पाता कि कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, किस क्रम में सजाना है, ये सब सारा चीज का गुण नहीं होता। बड़ा छोटा सब अलग अलग सजा देगा। तो सजाने के लिए कहेगा तो जैसे मन तैसे सजा देगा। वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं सजाया कि हम बड़ा है फिर छोटा होना चाहिए, फिर छोटा होना चाहिए, वैसा नहीं समझा पाएगा। वैसा उसकी माइंड में थिंकिंग आता ही नहीं है। अब चलते हैं केंद्रीकरण, सेंट्रिज्म जिसको बोलते हैं, केंद्रीकरण। एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेष पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहा जाता है। सेंट्रेशन किसे कहा जाता है? तो केंद्रीकरण किसे कहा जाता है? तो एक समय में किसी एक ही वस्तु पर विशेष रूप से ध्यान देना ही केंद्रीकरण, माने केंद्रित करना, यानी किसी एक चीज पर केंद्रित होना,
उसको केंद्रीकरण यानी सेंट्रेशन कहा जाता है। जैसे बच्चा अगर मोबाइल पर दिख रहा है तो ध्यान से मोबाइल को देखेगा, यानी आप कोई भी बात बोलते रहेगा उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चा अगर मोबाइल चला रहा है, केंद्रित उस वहीं पे ध्यान उसका वहीं पे केंद्रित रहेगा, बगल में कुछ भी होते रहे उसको ध्यान उधर उधर नहीं है। तो ये भी गुण सेकेंड स्टेज में आती है, ये याद रखिएगा। क्रमबद्धता, तो क्रमबद्धता भी जो यहाँ पे दिखा जा रहा है, तो क्रमबद्धता भी इसी गुण इसी स्टेज के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। माने कि जैसे कि जिस वस्तु का जैसा आकार है उस वस्तु के आकार में नहीं रख पाएगा। मैं अगर उसको कहिए कि बाबू या कि ये चीज को उस चीज में रखने का प्रयास करो तो नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये चीज की उसकी माइंड में डेवलपमेंट नहीं हो पाती, इस चीज की विकास नहीं हो पाती। एक किसके थ्रू कहा गया, तो सब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सब सारा चीज कहा गया है। जीन पियाजे ने सारा चीज बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने देखा, अपने जीवन काल में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट के बताया तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो क्रमबद्धता का गुण किस में आता है, तो सेकेंड स्टेज, याद रखिएगा। कितना से कितना उम्र तक, तो 2 से लेकर 7 वर्ष की उम्र के बीच। ये सब सारे जितने घटनाएं हो रही है सब 2 से 7 वर्ष की उम्र में होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड में चलते हैं। थर्ड में यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं 7 से 11 वर्ष की उम्र में होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। हाँ, ये चिंतन करने की प्रवृत्ति कब होती है, तो याद रखिए थर्ड स्टेज में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको बोला जाता है। 7 से 11 वर्ष की उम्र में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपसे पूछेगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है, तो 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में क्या क्या चीज होती है, तो इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उस पर चिंतित माने चिंतन कर सकता है, करना शुरू कर दे सकता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आ जाती है, कि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाती है। अगर इस क्रम में जब आ जाता है बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र में, तो अपलटावी का गुण आ जाएगा। जैसे 2 + 4, 2 + 4 = 6, तो 4 + 2 बराबर पूछेगा तो तुरंत बताएगा 6। ठीक है, अपलटावी का गुण आ जाता है। जीववाद का भी गुण आ जाता है। वो मुद्रा को भी एकदम क्रमबद्ध तरीके से सजाना स्टार्ट रहता है, भार को भी समझना स्टार्ट करता है, हाँ ये भार में ज्यादा है, ये भार में कम है, इस प्रकार के गुण उसमें आ जाता है। क्रमबद्धता का भी गुण आ जाता है, यानी कि सीरियल नंबर से असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, अगर किसी वस्तु को सजाना हो तो इस प्रकार के भी गुण आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगर आपसे पूछे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किसे कहा है, कितने वर्ष तक की उम्र में होती है, तो 7 से 11 वर्ष का उम्र। इसमें क्या होता है कि अपलटावी का भी गुण आ जाता है। आगमनात्मक, देखिए आगमनात्मक तर्कणा है ना, यह भी इस अवस्था में आ जाता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं, हमारे लिए बच्चा आंसर देगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर बच्चे से पूछिए कि बाबू देखो पेड़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है या नहीं, तो बताया कि हाँ पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम लोग जीवित रह सकते हैं। इस प्रकार के गुण उसमें आ जाता है बच्चे को 7 से 11 वर्ष की उम्र में। बच्चे ये चीज को सोच सकते हैं कि हाँ हमको किस प्रकार से रहना है, क्या करना है, सारा चीज को गुण को समझ सकते हैं।
हाइपोथेटिकल थिंकिंग इसको कहा जाता है, आगमनात्मक तर्कना। देखिए आगमनात्मक तर्कना को हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस अवस्था में होती है, तो थर्ड स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रेटिव ऑपरेशन स्टेज में। अब चलते हैं अगला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इसको बोला जाता है। 11 से 15 वर्ष तक यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, ये सबसे ऊंची अवस्था होती है। अब इस अवस्था में क्या क्या चीज होती है, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। एगो तो मूर्त यानी कि देख कर महसूस कर सकता है, एगो अमूर्त यानी बिना देखे हुए भी चिंतन करना शुरू कर देता है। मूर्त कहने का मतलब किसी वस्तु को देखकर बताना, जैसे किसी चीज को छू कर देख के बताना, जैसे पतंग उड़ रही है तो छू कर बताएगा बाबू देखो, ये देख कर बताएगा पतंग उड़ रहा है। लेकिन अब इसमें आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है यहाँ कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से 15 वर्ष में फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल है ना, ऑपरेशनल स्टेज में यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। ये याद, हाँ ये पूछे संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था किस अवस्था को बोला जाता है, तो इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को बोला जाता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि कोई भी चीज के बारे में विस्तृत सोचना प्रारंभ कर देता है। निगमनात्मक तर्कणा, बच्चे इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है कि हाँ इस प्रकार से नियम होगा तो होगा, तो ये चीज पर तर्क करना प्रारंभ कर देता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना पियाजे के मानसिक विकास के चरणों के क्रम में अपरिवर्तनशील बताया गया है, लेकिन अगर बच्चा को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी आवश्यकता की क्षमता को अधिक सीख सकता है। क्या आप जानते हैं कि मैं इस अवस्था स्टेज और अधिक सरल उदाहरणों के साथ समझा सकूं? तो बिल्कुल मैं समझा सकता हूँ, आगे की ओर आप देखिए। देखिए जैसे कोई व्यक्ति जब कोई भी चीज को करता है तो उसके पीछे भी 10 को कारण मिल जाता है उसको हटाने का, तो उसी टाइप से इसको इनको भी मिल गया था। अब चलिए हम लोग और इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की संप्रत्यय। अब जैसे अनुकूलन, अनुकूलन के बारे में हम लोग समझने का प्रयास किए, एडेप्टेशन क्या होती है, आत्मसातकरण क्या होती है, तो हम लोग इसके बारे में देखें कि अनुकूलन क्या है, आत्मसातकरण क्या है। तो अनुकूलन के बारे में, एडेप्टेशन के बारे में हम लोग ये अर्थ समझें कि इसका अर्थ क्या है कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना ही अनुकूलन का, अनुकूलित यानी अनुकूलित हो जाना। अरे ठंडा के समय आ गया जी, तो ठंडा के समय के अनुकूलित हो जाते हैं आदमी लोग, यानी एडजस्ट खुद कर लेते कि ठंडा में वो कौन कौन सी चीज पहनेंगे तो खुद एडजस्टमेंट कर लेंगे अपने आप को, तो उसी को अनुकूलन कहा जाता है, यानी वातावरण के अनुसार ढलना। पियाजे के अनुसार बच्चे में अनुकूलन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसके दो महत्वपूर्ण अब देखिए पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे में जन्मजात होती है, ये खुद को ढल जाते हैं, तो थोड़ा इनकी चर्चा गलत है, लेकिन ये पूर्ण रूप से ऐसी मान्यता नहीं है। अब देखिए इसी का बताया कि अनुकूलन की दो अवस्थाएं था, आत्मसातकरण और समायोजन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो जब बच्चा किसी नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान के साथ सीधे जोड़ लेता है, जैसे एक बच्चा ने अपने यानी कि इसमें कैसे कर सकते हैं, आत्मसातकरण एसिमिलेशन के बारे में पीछे डिस्कस किया गया था, एक्सप्लेनेशन किया गया था कि जब बच्चा किसी नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान में सीधे जोड़ लेता है, जैसे एक बच्चे ने पहली बार सफेद कुत्ता देखा, अब वह हर सफेद 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता ही कहेगा। अब उसकी मन में दिखाई दे दिया कि ये कुत्ता को देख लिया हूँ, तो जितने भी 4 पैर चलने वाले हैं तो सबको कुत्ता ही बोलेगा वो, तो इसको बोलेंगे आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। यानी जब बच्चा किसी नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़ लेता है तो उसको बोला जाता है एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसात कर। जैसे कि एक कुत्ता है तो कुत्ता के 4 पैर होते हैं,
तो जितने भी चार पैर वाले जानवर है सबको बच्चा कुत्ता ही कहेगा। कहे ना घोड़ा भी रहे तो घोड़ा को कुत्ता ही कहेगा, कहे ना बिल्ली रहे बिल्ली को भी कुत्ता ही कहेगा। तो इसी को बोला जाता है कि जब पहले वाले ज्ञान के साथ जोड़कर ही अगर उसको संबोधित किया जाए तो इसको आत्मसात्करण कहा जाता है, यानी एसिमिलेशन कहा जाता है। अब समझ में आया? यानी कि एक बच्चे पहली बार सफेद कुत्ता देखा तो जितने भी चार पैर वाला दिखाई देगा तो सबको कुत्ता ही कहेगा, तो इसको एसिमिलेशन कहा जाता है, एसिमिलेशन। अब आगे चलते हैं। समायोजन, समायोजन क्या होता है? एकोमोडेशन क्या होती है? जब बच्चा नई जानकारी के कारण अपने पुराने अवधारणाओं में बदलाव करता है तब उसे हम समायोजन कहते हैं, समायोजित कर लेना। अब जैसे इसका एग्जांपल लेना चाहेंगे कि जैसे अगर पहले बच्चा देख लिया कि चार पैर वाला एक कुत्ता है, सफेद कुत्ता है, तो अब देख लिया कि चार पैर वाला ये बिल्ली, इसकी आवाज अलग है, तो उसको बिल्ली कहेगा। तो बिल्ली जैसी कहेगा तो पहले ही वाला चीज में एक नई अवधारणा उत्पन्न कर लिया हो, तब इसको बताया कि इसकी आवाज जब डिफरेंट है तो हम इसको बिल्ली कहेंगे, भला ही चार पैर है लेकिन अब इसको बिल्ली कहेंगे। तो इसी को बोलते हैं समायोजन कर लेना, एकोमोडेशन कहते हैं। जैसे जब उसे पता चलता है कि सफेद रंग की बिल्ली भी होती है तो वह कुत्ते और बिल्ली के बीच अंतर करने के लिए अपने दिमाग की जानकारी को सुधार लेता है। जैसे सुधारने का प्रयास करके चार पैर वाला जब कुत्ता है सफेद रंग का तो सफेद रंग की बिल्ली भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि इसकी आवाज अलग है, तो इसी चीज को समायोजित कर लेता है। बात समझ में आई? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, एकोमोडेशन, समायोजन। अब चलते हैं हम लोग आगे। साम्य धारणा है ना, इक्विलिब्रेशन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन, बैलेंस बनाता है। जब बच्चा भ्रम, कंफ्यूजिंग में होता है तो वह साम्य धारणा के जरिए स्पष्टता पाता है। तो इस क्रिया को हम लोग साम्य धारणा कहते हैं। यानी क्या? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण, आत्मसात्करण मतलब समझ रहे हैं आप कि देखिए आत्मसात्करण का मतलब बताया गया था, जो एक पुराने सीधे जोड़कर नया चीज को समझने का प्रयास करता है, तो वही कहा जाता है कि जब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन, बैलेंस बनाता है। अगर दोनों के बीच में बैलेंस बनाना प्रारंभ करता है, जब बच्चा भ्रम, कंफ्यूजिंग में होता है तो वह समय धारणा को जरिए स्पष्टता पाता है। अब ये समझ लीजिए कि ये दोनों स्टेज के बीच के गुण को हम लोग समधारणा कहते हैं। संरक्षण, कंजर्वेशन, इसका अर्थ है कि यह समझ पाना है कि किसी वस्तु का आकार या रूप बदल देने के लिए उसकी मात्रा, वजन, आयतन में बदलाव नहीं आती पाती। जैसे एक गिलास दूध को चौड़ी प्लेट में डालने पर कोई दूध की मात्रा उतनी ही रहेगी। अब देखिए संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कंजर्वेशन है क्या। इसका अर्थ है कि यह समझ पाना कि किसी वस्तु का आकार या रूप बदल देने से उसकी मात्रा, वजन या आयतन में बदलाव नहीं आता है। तो इस घटना को हम लोग संरक्षण कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे अगर बच्चे के पास अगर जाइएगा, बच्चे को बताने का प्रयास कीजिएगा, बाबू देखो एक पतला गिलास है, इसमें 1 लीटर का दूध है, तो जैसे चौड़ा गिलास में दे दीजिएगा तो कहे नहीं हमको पतला वाला गिलास में दो, चौड़ा वाला गिलास में ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी मन में ये थिंकिंग हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोग संरक्षण कहते हैं। संज्ञानात्मक संरचना है ना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, किसी भी बालक का मानसिक संगठन या उनकी बुद्धि की बनावट संज्ञानात्मक संरचना कहलाती है। छोटे बच्चे और बड़े बच्चे में की सोच की क्षमता इसी संरचना के कारण अलग अलग होती है। संज्ञानात्मक संरचना,
क्या होती है? किसी भी बालक का मानसिक संगठन, मन में थिंकिंग, मन की थिंकिंग, उसकी बुद्धि की बनावट, उसकी जो बुद्धि किस प्रकार से बनावट मैंने कैसे कार्य कर रही है, संज्ञानात्मक संरचना कहलाती है। छोटे बच्चे और बड़े बच्चों की सीधे सोचने की क्षमता इसी संरचना के कारण अलग अलग होती है। अब मानसिक संक्रिया है ना, मेंटल ऑपरेशंस, जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान के लिए चिंतित थिंकिंग करता है तो उसे मानसिक संक्रिया कहलाते हैं। यह विचार करने की आंतरिक प्रक्रिया है, ये इंटरनल है, इंटरनल प्रोसेस है। ये मानसिक संक्रिया, अगर आपसे पूछे कि मानसिक संक्रियाएं क्या होती है, तो जब कोई बच्चा, बालक किसी वस्तु को समाधान यानी उसका हल करने के लिए अपने माइंड में सोचता है, थिंकिंग करता है, तो इसी क्रम को मानसिक संक्रिया कहते हैं। मन में जो सोचता है, इसी क्रिया को मानसिक संक्रिया कहते हैं, मेंटल ऑपरेशन। स्कीम्स, किसी काम को करने का वह तरीका जो हमारे व्यवहार की फिट हो चुका है और जिसे हर बार हम बार बार दोहराते हैं, जैसे स्कूल जाने के लिए तैयार होना, जूते के फीते बांधना, ये पर डे का काम अगर हम लोग करते तो इसी को हम लोग स्कीम्स कहा जाता है। स्कीमा के बारे में आपको जानकारी हो ही चुकी है। स्कीमा के बारे में बताया गया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। स्कीमा का अर्थ है ज्ञान का पैकेट, मैंने जो पहली बार किसी चीज को देखना, माइंड में बैठा लेना ही स्कीमा कहलाता है। हमारे दिमाग में हर चीजें की एक मानसिक छवि बनी हुई होती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे अपने स्कीमा से जोड़कर पहचानने की प्रवृत्ति करती है। जैसे किसी एक व्यक्ति को पहले अगर फूफा आ गए आपको, तो दोबारा अगर फूफा को अगर कहीं कोई देखने का प्रयास करेगा, या मौसा को अगर पहले अगर आपके घर पर एक मौसा आ गए और मौसा को एक बार देख लिया, अगर दूसरी बार अगर कहीं मौसा अगर मार्केट में दिखाई दे तो सीधे उस ध्यान को केंद्रित करेगा और सोचेगा कि इस व्यक्ति को हम कभी देखें, इनको क्या कहते हैं, तो तुरंत पकड़ लेगा कि हमारे मौसा जी हैं। तो इस चीज को हम लोग स्कीमा के अंतर्गत ही देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक पर हम लोग देखते हैं विकेंद्रण। विकेंद्रण, विकेंद्रण है ना, डिस्टेंशन। अब किसी समस्या को केवल एक दृष्टिकोण से न देखकर उसके अलग अलग पहलुओं से सोचना विकेंद्रण कहलाता है। छोटे बच्चा केवल अपने नजरिए में सोचता है, लेकिन बड़ा होने पर वह दूसरे का नजरिया भी समझने लगता है। इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। समझ में आया? किसी समस्या को केवल एक दृष्टिकोण से न देखकर उसको अलग अलग पहलुओं से सोचकर सोचना ही विकेंद्रीकरण है। मैंने एक तरीका से नहीं सोचेगा, वो अलग अलग तरीका से सोचकर उसको हल करने का प्रयास करेगा, तो इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण। पारस्परिक क्रियाएं, इंट्रैक्शंस, बच्चे की वास्तविकता को समझना तथा खोज की क्षमता परिपक्वता पर न होकर शिक्षण पर निर्भर करती है, तो इसी को हम पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। ये हमें समझ में आया, इतना सारा चीज इंपॉर्टेंट था यहाँ। अब हम लोग देखते हैं कि अब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों की अवस्थाएं, जो स्टेज ऑफ दिया गया था कि पियाजे के अंतर्गत कौन कौन सा स्टेज दिया गया था, वो सारा चीज के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक बार हम लोग रिवीजन के तौर पर उस चीज को हम देखने का प्रयास करेंगे कि पियाजे की विकास की अवस्थाएं, जो स्टेज जो दिया गया था, इसके बारे में तो हम डिटेल से बता दिए, लेकिन चलिए उसको एक बार रिवीजन की दृष्टि से हम देखने का प्रयास करेंगे कि हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट में हम लोग देखे थे संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। ये स्टेज कब से कब था? तो 0 से 2 वर्ष तक। अब इस उम्र में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों, आंख, नाक, कान, स्पर्श और शारीरिक क्रियाओं को सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट
परमानेंसिस का गुण आता है, यानी बच्चा समझने लगता है कि वस्तु सामने न होकर होने पर भी उसका अस्तित्व है। इसको बोलते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज। आगे चलते हैं, सेकेंड हम लोग देखें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की उम्र में। इस अवस्था में बच्चा भाषा सीखने लगता है और प्रतीकों सिंबल का उपयोग करता है। वह जीववाद का शिकार होता है, यानी उसे लगता है कि गुड़िया या खिलौने में भी जान है। ये इसी को बोलते हैं हम लोग जीववाद, मैंने किसी भी चीज को जीवित समझना। बच्चे लोग 2 वर्ष से 7 वर्ष की उम्र में जब बच्चे गुड़िया से खेलते हैं तो उसको समझते हैं। बच्चे कभी देखे होंगे बच्चे ने गुड़िया को खाना भी खिलाते हैं कि बच्चा तुम्हारे, अगर बाय द वे कभी गिर जाता है, हाथ से छूट के नीचे बच्चा गिर जाता है गुड़िया, तो उसको रोने लगा कि नहीं गुड़िया को चोट लग गया ऐसे वैसे। इस प्रकार की गुण उसमें आ जाता है, इसी को बोला जाता है जीववाद की गुण। अब अगला स्टेज हम लोग देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष तक हम आपको बताएं। अब बच्चा उन चीजों पर तर्क, लॉजिक कर सकता है जो उसके सामने मौजूद है। वह वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन करने और चीजों को क्रम में लगाना सीख जाता है। कब? 7 से 11 वर्ष की उम्र में। कॉन्क्रेटिव ऑपरेशन स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पहले मूर्त आता है, करवा अमूर्त आता है। तो इसमें क्या होता है कि उसमें क्रम लगाना सीख जाता है, हर चीज के बारे में समझना स्टार्ट कर देता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, 11 वर्ष के आगे, यह सबसे उच्च अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त है ना, अब्स्ट्रैक्ट बताने पर चिंतित करने लगता है, यह भविष्य के बारे में सोच सकता है, कि परिकल्पनाएं बना सकता है और जटिल समस्याओं को हल करना सीख जाता है। इसी मैंने कि ये 11 वर्ष से ऊपर जो होते हैं ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ये थिंकिंग करना भी स्टार्ट कर दे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा। ये सब सारा चीज थिंकिंग इसी अवस्था में आती है, जिसको बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 वर्ष से ऊपर की है। अब इसी का देखिए संक्षिप्त में दिया गया सारा चीज, स्टेटमेंट हमें दिया गया है यहाँ पे कि अनुकूलन, एडेप्टेशन, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ये 2 प्रकार के होती है, आत्मसातकरण, समायोजन। समय धारणा में क्या होती है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करना, इसको बोला जाता है संरक्षण। क्या होता है, कंजर्वेशन। आप जान रहे हैं कि अंतर करने की क्षमता का विकास होना, जिसी को संरक्षण कहा जाता है। संज्ञानात्मक संरचना, विभिन्न आयु में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना भिन्न भिन्न होती है। मानसिक संक्रियाएं, इसमें बालक समस्या का समाधान निकालता है। स्कीम्स, व्यवहार के संगठित पैटर्नों को बार बार दोहराना ही होता है स्कीम्स। स्कीमा, मानसिक संरचना जिसकी समानीकरण संबंधित हो। विकेंद्रण, यानी बालक समस्या के समाधान करने के लिए किसी सीमा तक चिंतन करता है। पारस्परिक क्रियाएं, बच्चे की वास्तविक को समझना तथा खोज को क्षमता परिपक्वता पर न होकर शिक्षण पर निर्भर होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांतों की अवस्थाएं के बारे में आपको बताए दिए थे। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संवेदी पेशी अवस्थाएं। पहला देखिए, हाँ ये याद रखिए, यहाँ से जो हम शॉर्टकट में जो बताया एक्सप्लेनेशन किया गया तो उसका डिटेल से ऊपर उसके नीचे दिया गया। आपसे पूछे कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, जीन पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो याद रखिएगा 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन? संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज पहला हुआ। दूसरा का स्टेज क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ने प्री ऑपरेशन स्टेज। थर्ड में क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ने, है ना, प्री मोटर, प्री, है ना, पीरियडिक ऑफ कॉन्ग्रेटिव ऑपरेशन। अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है पेरियोडिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसको बोला जाता है। यानी कि 4 अवस्थाएं हमारा जीन पियाजे द्वारा दी गई है।
इसके बारे में सारा चीज हम डिस्कस कर आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन किया, सबका एक रिवीजन हो रही है यहाँ। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संवेदी पेशीय अवस्थाएं, आयु जन्म से 2 साल विशेष। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों शारीरिक गतिविधि के माध्यम से दुनिया को समझता है, जैसे पकड़ना, चूसना, छूना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री स्टेज में बोला जाता है कि आयु 2 से 7 वर्ष की उम्र तक की होती है। विभिन्न इस मुख्य अवस्था में 2 उप भागों में विभाजित किया गया है, प्राक सांप्रदायिक अवस्था और इसको 2 वर्ष यानी कि 2 से 4 वर्ष उदाहरण संकेत का भाषा का विकास और शब्दों का चयन करने के लिए किया जाता है। जब सारा चीज एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, अब हम आज का वीडियो हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो जीन पियाजे से संबंधित है। किस किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम आवर में पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार से एग्जाम आवर में पूछे गए हैं। PYQ भी क्वेश्चन लेकर आएंगे और इससे संबंधित जो हम एक्सप्लेनेशन किए, इससे भी संबंधित हम क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आएंगे जो 15 क्वेश्चन का सीरीज होगा। आप उसमें देखने का प्रयास कीजिए कितने चीज को आप सीख सके हैं और कितने चीज को अटेम्प्ट कर पाइएगा। ये सारा चीज नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में सारा MCQ लेकर आया गया है, उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। अतः जिन व्यक्तियों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें कि आपको इस वीडियो में किस प्रकार से सीखने को मिला और कौन कौन से स्टेज में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन कौन से चीज कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही, सारा चीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा अगले बार कि जितने भी आपकी डाउट हो उस डाउट को मैं क्लियर कर सकूं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और जो PYQ में भी देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिलेंगे। जो 2026 में जो सीटेट की एग्जाम होने वाली जो 8 फरवरी को, उसमें ऑल टू ऑल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।